मिल्लत के साथ राबिता उस्तवार रख, पेविस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि बेंगलुरु में मिल्लत कम्युनिटी सेंटर का कयाम अमल में आया है। शिवाजी नगर के कमर्शियल स्ट्रीट डिस्पेंसरी रोड में मिल्लत कम्युनिटी सेंटर का दफ्तर कायम किया गया है। इकबाल अहमद सिद्दीकी की सदारत में मुस्लिम तबके की मदद, रहनुमाई, बेदारी के लिए ये सेंटर शुरू किया गया है। 5 फरवरी बरोज जुमेरात मिल्लत कम्युनिटी सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया है। मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन इकबाल अहमद सिद्दीकी ने कहा कि मंगलूर में नम्मा नाडू वक्कुटू नामी इदारा अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और उस इदारे की खिदमत से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। इसी तर्ज पर बेंगलुरु में भी मिल्लत कम्युनिटी सेंटर शुरू किया गया है, जो एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, लिटरेसी के शोबे में काम करेगा। इस मौके पर मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दीगर अहदेदारान मोहम्मद आजम शाहिद, शौकत अली सुल्तान, इफ्तिखार अहमद शरीफ ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। एडवोकेट अयूब खान ने एसआईआर पर अपना प्रेजेंटेशन पेश किया और आसान तरीके से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एसआईआर की मालूमात फराहम की। तो दोस्तों, शहर बेंगलुरु में एक अच्छी शुरुआत हुई है। कम्युनिटी को बेदार करने के लिए, रहनुमाई और मदद फराहम करने के लिए मिल्लत कम्युनिटी सेंटर का आगाज हुआ है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हमने ये महसूस किया कि हमारे माशरे का एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा तबका जो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी नहीं रखता और उसमें जो भी फ़ायदे होते हैं, जो भी उसमें फ़ायदा हासिल होता है, वो पूरे तौर से उनको मिल नहीं रहा है। इसकी क्या वजह है? इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? तो हमने सोचा कि ये इनको पूरे तौर से जानकारी नहीं है और तरीक़ेकार इसको हासिल करने के लिए, तमाम स्कीमों को हासिल करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, इसके मालूमात नहीं है इनको। तो अगर हम एक सर्विस सेंटर बना के उनको पूरी जानकारी, उनको पूरा तरीक़ेकार अगर समझाया जाए तो इनमें बेदारी आएगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स का फ़ायदा उठाएंगे। और कई एक ऐसे स्कीम्स हैं जो आज तक हम इसमें फ़ायदा नहीं उठाए, जैसा कि इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस से अपनी कम्युनिटी बहुत दूर भागी है, कोसों दूर भाग गई है। आज इंश्योरेंस में ऐसे स्कीम्स आए हैं जो ग्रुप इंश्योरेंस, उसमें वन टाइम प्रीमियम देना है। वन टाइम अगर प्रीमियम, वो भी नॉमिनल 150-200 रुपये, एक आदमी के पीछे अगर उतना प्रीमियम दे दिए वन टाइम प्रीमियम, तो 5 साल तक उनका 2 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। और एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस है, आयुष्मान कार्ड बनाने का है। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो हमको आगे इम्प्लीमेंट करना है। और एक ऐसा सेंटर अगर बनाएं हम, दूसरी मसाजिद में, दूसरे इदारे, दूसरे मिल्ली इदारे जो भी हैं, अगर वो आगे आएँ और इस तरह के सेंटर्स बनाएं तो अपने माशरे को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है अपनी कम्युनिटी में। फाइनेंशियल अवेयरनेस का मतलब है, कोई भी ये नहीं चाहता कि वो इनकम टैक्स फाइल करें जाके। कई ताजिर हैं अपने कौम में, अपने कम्युनिटी में तिजारत करते हैं और उनके पास कभी भी वो इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, उनके पास पैन कार्ड नहीं है।
अगर वो कहीं बैंक को जाएं तो कैसे लोन हासिल करेंगे, अपने कारोबार को कैसे आगे बढ़ाएंगे। जब तक वो उसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं आता तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे कायम करें इस सेंटर में, कि जो भी ताजिर हो, इंडिविजुअल्स हो, जो भी चाहते हैं कि उनको इसमें जानकारी हो, इनकम टैक्स को फाइल करना चाहते हैं लेकिन कोई उनको असिस्ट करने वाले नहीं है, तो हम उनको हर हफ्ते में एक दिन मखसूस करेंगे और उस दिन उनको अपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को यहाँ पे बुला के उनको ट्रेन करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे किस तरह से फाइल करना है, क्या करना है, उनकी मदद कर सकेंगे। तो इस तरह के थोड़े प्रोग्राम्स हैं जो हम इस सेंटर से करना चाहते हैं इंशाल्लाह। ये कैसे लोग अप्रोच करें, जो सेंटर है कैसे यहीं पे बेंगलोर में बेस रहेगा या कहीं दूसरी जगह भी? नहीं, अभी बेंगलोर में क्या है, अब बेंगलोर में हम ऐसे इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जो भी मिली इदारे आगे आते हैं तो अपने लोगों को, अपने आदमी को भेज के यहाँ पे ट्रेन करा सकते हो, हम ट्रेनिंग देंगे हम। तो अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने मसाजिद के इसमें आप वो शुरू कर सकते हैं इस तरह। सो ट्रेन द ट्रेनर्स, तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं इसको। तो अभी फिलहाल बेंगलोर में अप्रोच करने के लिए क्या शिवाजी नगर इसी दफ्तर में? शिवाजी नगर से वही कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरे ज़िले वाले भी करना चाह रहे हैं तो आपसे रब्ता बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, सबको ट्रेन करेंगे हम, ट्रेनिंग करके उसके भेजेंगे। अलावा जो कोर्सेज आपने ऐलान किया है स्किल ट्रेनिंग का, जिसमें कम्युनिटी सर्विस सेंटर, वो सारी चीज़ें वो ट्रेनिंग एक हो गई, रूफ टॉप सोलर उसकी ट्रेनिंग है, वो हम खुद ऑर्गेनाइज करेंगे, हम खुद उसकी ट्रेनिंग देंगे। अगर 20-25 बच्चे यहाँ पे आए एंटरप्रेन्योर्स तो उसके तो खुद ट्रेनिंग उसकी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो क्या कुछ सरकार की तरफ से आपको मदद है आपकी तंजीम को इस सेंटर के लिए? नहीं, मदद तो नहीं है, लेकिन हम खुद अपने तौर से उसको ट्रेन करेंगे। अगर कोई स्कॉलरशिप लेना चाहता है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या सेंटर में आएगा? हाँ बिल्कुल, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक दोनों स्कॉलरशिप, और हम कोशिश करेंगे कि CSR फंड्स लेके आएँ और CSR फंड्स से स्कॉलरशिप दे बच्चों को, तो ये भी कोशिश कर रहे हैं इसी सेंटर से। तो राब्ता कैसा कह रहे हैं, कोई वेबसाइट है आपकी या? वेबसाइट है अपना बाकायदा, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जमील साहब, वो यहीं पे रहेंगे, उनसे रब्ता कर सकते हैं, तो उनसे असिस्टेंस ले सकते हैं। और इसके अलावा वुमेंस एम्पावरमेंट के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से कायम करना है उसकी भी जानकारी देंगे, उसके भी असिस्ट करेंगे। इंश्योरेंस 10 से 15 ख़वातीन अगर आए यहाँ पे और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कायम करना चाहते हैं तो उनको वो एम्पावर हो जाएंगे ना। अगर 10-15 मिलके अगर कायम करें तो माइक्रो फाइनेंस के लिए भी उनको हेल्प होगा। तो ये भी हम इंशाल्लाह वहाँ पे यहाँ पे असिस्ट करेंगे उनको। अगर कोई ग्रुप इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो वो भी रब्ता करें? ज़रूर करें। यहाँ पे 50-50 आदमी का एक ग्रुप बनाएंगे और उनको हम मिलत मैनेजमेंट सोसाइटी की तरफ से ही उसको जो भी अगर BPL है तो हम खुद उसका प्रीमियम भरेंगे। 1 टाइम प्रीमियम है, बहुत नॉमिनल है वो 1 टाइम प्रीमियम, तो भर के हम उनको कराएंगे 50-50 आदमी का। और ये चीज़ हर जगह अब हम कर सकते हैं, हर मोहल्ले में, हर मस्जिद के एरिया में, सब जगह भी, सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, कोई भी तालुक में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कर सकता है। अभी जो प्राइम मिनिस्टर का मुद्रा लोन है, विदाउट कोलेटरल लोन है, जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए चाहिए, तो हमारी कम्युनिटी वाले ले नहीं रहे हैं। हाँ, उसको जानकारी देना चाहिए, उनको जानकारी, तरीक़ेकार उनको बताना चाहिए किस तरीके से लेना है, क्या करना है, तो वो तरीक़ेकार हम उनको बताएं। ये मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इदारा तकरीबन 30 साल पहले कायम हुआ था। इसका अहम मकसद ये रहा है कि मिल्लत में जो मसाइल मिल्लत को दरपेश हैं उसके हल के लिए मुमकिना तौर पर इक़दाम किए जाएं, कोशिश किए जाएं।
और सबसे बढ़कर मिल्लत में मसाइल के हल के लिए और तरक्की की राहों को अपनाने के लिए किस तरीक़े का लाहे अमल ज़रूरी है, इसके बारे में आगाही आम की जाए। तो इस सिलसिले में इसके जो बानी सेक्रेटरी रहे हैं प्रोफेसर अब्दुल सलाम मुशीर, उन्होंने ये कोशिश की थी कि मुल्क भर में मुस्लिम माशरे में समाजी खिदमत का, सोशल सर्विस का ये जो पहलू है ये आम हो जाए, क्योंकि अपनी ज़रूरतें पूरे करना ही बड़ा मुश्किल काम है, तो इसमें दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने, उनके दुख दर्द को समझने के लिए समाजी खिदमत, बेलौस खिदमत की ज़रूरत होती है। उन्होंने इस लिहाज से कौमी सतह पर 2 ऐसे बड़े बड़े वर्कशॉप किए, तरबियती प्रोग्राम किए। तो मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जानिब से एक और प्रोजेक्ट भी था कि जिस तरह ईसाइयों में ये एक रिवाज है कि हर गली के जितने भी घर में लोग बसते हैं उनका सारा रिकॉर्ड उनके चर्चेस में होता है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया था कि मिल्लत रेसिडेंट रजिस्टर के महल्ले की हर मस्जिद में जितने भी मुसलमान उस मोहल्ले में होते हैं उनके हर घर की तफसीलात उस रजिस्टर में हो। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था, इसके बारे में भी काफ़ी अलग अलग तरीके से आगाही के प्रोग्राम हुए थे। फिर इसके बाद बेंगलोर में नागवारा के करीब सराई पाल्या में फातिमा लेआउट में एक मरकज़ बनाया मुस्कान। उसका ये मकसद था कि जितने भी फ़िज़िकली चैलेंज्ड बच्चे कम्युनिटी के होते हैं, जिस तरह बीनाई से महरूम, समाज से महरूम, ऐसे बच्चों के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए। तो इसीलिए उसका नाम मुस्कान रखा गया। अब उस घर में यतीम और नादार तकरीबन 25 से 30 बच्चे हैं जिनकी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम किया गया है। मुख्तलिफ़ स्कूल्स में वो पढ़ रहे हैं और कम्युनिटी में कंप्यूटर लिटरेसी को आम करने के लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स चलाया जाता है। शाम में 2 बैचेस उसके चलते हैं। आसपास के इलाके के जितने भी लड़के लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़के लड़कियां, और उसमें गैर मुस्लिम लड़के लड़कियां भी इस्तेफ़ादा हासिल कर रही हैं। और यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि जो होम मेकर्स हैं, जो उमूर ख़ानादारी देखने वाले ख़वातीन हैं, वो भी उसमें शरीक हो रही हैं ताकि रोज़गार के लिए उनको मौके मिल सकें और वो ख़ुद भी कंप्यूटर लिटरेसी से, कंप्यूटर एजुकेशन से भी वाकिफ़ हो सकें। एक और प्रोग्राम हमने बनाया है एडवांस्ड कंप्यूटर कोर्सेस। एडवांस्ड कंप्यूटर कोर्सेस यानी वो लोग जो बी कंप्यूटर साइंस उन्होंने किया हुआ है, BCA का कोर्स किया हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। 3 महीनों का रेसिडेंशियल प्रोग्राम, अब तक उसके 7 बैचेस मुकम्मल हो चुके हैं। साउथ इंडिया के तमाम इलाक़ों से उसमें बच्चे आते हैं। 3 महीनों का प्रोग्राम, उनको माहिरीन के तवस्सुस से उन्हें जानकारी दी जाती है, फिर उनके प्लेसमेंट के लिए कोशिशें की जाती हैं। इस तरह के कई ऐसे प्रोग्राम हैं। हमारे चेयरमैन जो कामयाब सनतकार और ताजिर हैं जनाब इकबाल अहमद सिद्दीकी, उन्होंने ये देखा कि जिस तरह दक्षिण कन्नड़ा में एक नम्मा नाड़ा वो कोटा एक इदारा है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी में गवर्नमेंट के स्कीम्स के ताल्लुक़ से मालूमात फ़राहम करने के लिए और हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से एक आगाही, बेदारी और अवेयरनेस पैदा करने की खातिर वो काम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये मिल्लत कम्युनिटी सेंटर आज इसका रस्मी इफ्तिताह यहाँ हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब जनाब आज़म शाहिद साहब, इकबाल अहमद सिद्दीकी साहब हमारे चेयरमैन काफ़ी हाइलाइट्स आप लोगों को दे दिए हैं। तो मुख्तसर सी बात यह है कि हमारे चेयरमैन साहब की एक दिली ख्वाहिश और एक फ़िक्र है उम्मत के लिए। आज हमारी कौम बहुत पीछे है कई एतबार से, एजुकेशन में जैसे बताया गया कि लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में भी काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोग बहुत पीछे हैं। और हुकूमत की जानिब से भी काफ़ी सारे स्कीम्स हैं जिसका नॉलेज भी नहीं है हम लोगों को। ये चीज़ को हम अवाम में आम करने के लिए एक सेंटर कायम किए हैं। अभी ऑलरेडी हम लोगों की जो मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी है जिसके ज़ेरे निगरानी मुस्कान में काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स चल रहे हैं, काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पे 30 से 40 बच्चों का ख़याम और ताम का इंतज़ाम है जो बाहर जाके वो लोग पढ़ के आके यहाँ रहते हैं, और हायर एजुकेशन के भी हैं, उन लोगों के लिए भी इंतज़ाम करके रखे हैं।
और फ्यूचर में हमारे पास प्लानिंग है, बल्कि उसकी कोशिश भी चल रही है कि IAS IPS के जो अपियर होते हैं बच्चे UPSC एग्ज़ाम्स के लिए, उनके लिए भी कोचिंग सेंटर बना के उनको भी अपडेट करने का इरादा है। और फिलवक्त तो ख़ास टारगेट हमारा मुस्लिम ताजिरों पे है जिन्होंने अब तक अपना IT रिटर्न फाइल करके नहीं है, जिनके करोड़ों का कारोबार है, जिनके हमारे जानकारी में ऐसे लोग हैं, उन पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को उसमें दाखिल भी कराएं। जो स्क्रैप वगैरह के बिज़नेस में मुसलमान ऐसे हैं जिनका करोड़ों का कारोबार है, करोड़ों का एसेट है, जो आज तक उन्होंने IT फाइल करके नहीं है। कल आने वाले दिन कैसे आते हैं क्या नहीं मालूम, इसलिए हमारे चेयरमैन साहब की काफ़ी फिक्र है, बहुत सेगमेंट को काफ़ी मेहनत करके लाना है। और हेल्थ इंश्योरेंस, आज बीमार होते हैं तभी 500,000 रुपये से कम नहीं होता, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो 1,00,000 2,00,000 रुपये की बिल आती है, वो देने के लिए जो परेशानी होती है वो बड़ी परेशानी है। इसके लिए हम लोग कोशिश करें कि अवाम में ये तमाम चीज़ें आएँ। और कई प्राइवेट कंपनीज जो एजुकेशन के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर कंपनीज है जिसमें इन्फोसिस है, विप्रो है, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये लोग करना चाहते हैं, उनसे हम लोग लेके अपनी कौम में इसका सही इस्तेमाल कराने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। उन लोग का NNO का 3-4-5 कम्युनिटी सेंटर ऑलरेडी है कोस्टल एरिया में, जैसा कारकड़ा, उडुपी, कुंदापुरा इधर। तो ऐसे कैंपेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन जो भी करना है वो सब करते हैं। तो NNO उसके अलावा उनका एक स्पेशलिटी क्या है कि वी हैव टू बी टुगेदर, नेटवर्किंग होना चाहिए और कनेक्टेड रहना चाहिए। दिस इज़ वन मोर फीचर ऑफ NNO। तो कम्युनिटी सेंटर तो कर रहे हैं, वैसे अभी NNO का एक मेंबर मंजेश्वर में जाके उधर कम्युनिटी सेंटर स्टार्ट किए, मंजेश्वर कम्युनिटी सेंटर बोल के। तो ऐसे बहुत तरफ कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू बी कनेक्टेड, वी शुड नो ईच अदर। बहुत सारे लोग कर रहे हैं काम, लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं है कि वी नो अबाउट आवर सेल्फ, या थोड़े बारे में जानकारी है। लेकिन इफ़ वी आर कनेक्टेड ऑल ओवर कर्नाटक, इट विल बी गुड। वी कैन कॉपी और वी कैन रिप्लिकेट वट एवर somebody else is doing, other people whatever they are doing good things, we can copy from there. तो और एक जो स्कॉलरशिप स्कीम है, तो NNO 3-4 सेंटर में 300-400 मेंबर्स को स्कॉलरशिप दिलाए हैं, विच इज़ अराउंड अमाउंटिंग टू अराउंड 30-40 lakhs। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि एक कम्युनिटी सेंटर में एक डेडिकेटेड आदमी है, एंड बिकॉज स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई, सो दिस secretary, I mean the full-time employee, they will apply on behalf of the students. तो प्री मैट्रिक क्या अप्लाई करना है, पोस्ट मैट्रिक क्या करना है, और बहुत सारे 300-400 कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, they give scholarship, but our children they do not know how to apply for it. That is why we need a community center, so that one person is dedicated to do this type of thing. तो इंशाल्लाह अभी इधर तो हो गया है, और भी दूसरे एरिया में भी अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो हम लोग वी कैन वर्क ऑन। बिस्मिल्लाह नगर से मुजाहिद भाई भी ही इज़ इंटरेस्टेड टू हैव ए स्मॉल सेंटर इन हिज स्कूल, सेंट मार्क्स स्कूल बोल के है, सॉरी सेंट मार्क्स स्कूल, और बिस्मिल्लाह नगर में भी है, सॉरी बिस्मिल्लाह नगर में भी ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड। ही इज़ फ्रॉम KG हल्ली, तो वो भी करना चाहते हैं। So like this, there will be many people in the community who are ready to have a small place and a one person, dedicated person. This will benefit a lot of people in the community. हाज़रीन जो यहाँ मौजूद हैं और जो YouTube चैनल देख रहे हैं, इन तमाम का मैं खैर मकदम करता हूँ कि आज की एक बेदारी प्रोग्राम जो SIR जो आजकल बहुत चर्चा में है, हर किसी के इसमें तशवीश में है कि ये SIR की वजह से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। ये मिल्लत कम्युनिटी सेंटर आज एक इफ्तिताई प्रोग्राम में SIR के बारे में क़ानूनी बेदारी जानकारी के लिए मुझे कहा गया है, तो मैं एक बुनियादी नुकात क्या है इसके बारे में ये बताने की कोशिश करूँगा। अभी क्या है, SIR का वर्ड तो सब जानते हैं, सोशल इंटेंसिव रिवीजन। ये एक आम तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाने वाला प्रोसेस है, एक अमल है। ये हमेशा करते हुए आते हैं, गाहे माहे
पिछली बार हुआ था 2002 में। वो इंटेंसिव रिवीजन नहीं था, सिर्फ रिवीजन था आमतौर पर। इस बार बहुत गहराई से इसको अंजाम दिया जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाने वाला अमल है। ये इलेक्शन कमीशन क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारा जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क में आदमी, इंसान, शहरी खुद अपनी हुकूमत बनाते हैं। ये हुकूमत बनाने के लिए किस तरह बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, यानी अपने आप लोग वोट डालकर अपने हुकूमत कायम करते हैं। तो वोट डालने के लिए वोटर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। वोटर्स रजिस्टर्ड होने के लिए 18 साल की उम्र है और यहाँ के बाशिंदे होने हैं, किसी भी तरह से उनकी ममानत ना हो। ऐसे लोग 18 साल होते ही वोटर्स करके रजिस्टर होके वोटर्स रजिस्टर्ड में उनका नाम दर्ज होता है और उनको वोटर्स कार्ड, शनाख्ती कार्ड दिया जाता है। जब हुकूमत इलेक्शन कराती है, जब जाकर वोट डाला जाता है। तो ये रिवीजन में क्या है, आमतौर पर 2002 में किया गया था, इस बार बड़े शदीद तरीके से किया जा रहा है। ये ऑल ओवर कंट्री, सारे मुल्क में हम देखते हैं कि बहुत से रियासतों में ये SIR जो लागू किया गया है, वहाँ पे बहुत से लाखों की तादाद में, कभी कभी करोड़ों की तादाद में नाम डिलीट किया जा चुका है, वोटर्स की हज़फ किया गया है। ये बहुत से वजूहत हो सकते हैं उसके। अभी क्या है, हम बाशिंदे अगर ज़िम्मेदार हैं, अपने वोटर्स को यकीनी बनाना है, अपना हक़ का इस्तेमाल सही करना है, तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ चंद डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके तैयार रहना है कि हम बाशिंदे रहकर वोट डालने की काबिलियत रखते हुए हमारा नाम कहीं डिलीट ना हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है कि इलेक्शन कमीशन जब SIR करती है तो एक इलेक्शन ऑफिसर आता है, BLO। इलेक्शन कमीशन की तरफ से BLO अपॉइंट किया जाता है। वो हर घर, हर रिहाइश पर विज़िट करते हैं एक फॉर्म लेकर। ये एन्यूमरेशन फॉर्म है। ये फॉर्म पार्टली फिल्ड होता है, कुछ लिखा हुआ होता है ऑलरेडी। उनके पास जो डेटाबेस है वोटर्स का, वो लेकर वो आते हैं। वहाँ पे वोटर्स का जो नेम है, वो वोटर्स कार्ड का EPIC जो कार्ड होता है वो, और एड्रेस लिखा हुआ होता है। उसके अलावा सीरियल नंबर, पार्ट नंबर पोलिंग बूथ का वो भी दर्ज किया होता है। QR कोड भी होता है और ओल्ड फ़ोटो भी लगा होता है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनका फ़ोटो भी इधर रहता है। अगर हमको क्या है, ताज़ा तरीन कलर फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का रेडी रखना है। जब वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, फ़ोटो रखने से जब हमारा सब चीज़ ठीक है तो हमारा नया फ़ोटो उधर लगाया जाता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है, पिछली बार रिवीजन में बहुत साल पहले हुआ था, 23-24 साल पहले, तो तस्वीर बदल चुकी होती है एज की वजह से। तो यहाँ पर नया फ़ोटो लगाकर ये डिटेल्स वो फिल करता है BLO ऑफिसर आकर। तो इसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर्स नंबर, नेम, और उनका अगर वोटर्स कार्ड था तो वो भी दर्ज कर लेता है, वोटर्स कार्ड उनका नंबर। तो इस तरह मदर का नेम, मदर्स का वोटर्स कार्ड वो भी दर्ज कर लेता है। बाकी का इन्फॉर्मेशन हमको भी देना पड़ता है। तो वो जो हम अगर तैयार हैं, हमारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो बड़ी आसानी से काम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं वो डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। अब ये काम हम खुद नहीं करते हैं, BLO का तरफ से होने वाला काम है ये। तो हमें सिर्फ उसका साथ देना है कि हमारे नाम दर्ज रहें, यकीनी कर लेने के लिए। हम वेबसाइट पे जाएंगे तैयारी के लिए, BLO अगर अपना काम करेंगे, अगर हम मोहतात रहना है, अलर्ट रहना है, तो क्या करना है, वो BLO आने के पहले हम जाकर वेबसाइट में तलाश कर सकते हैं, ceo.karnataka.government.in GOIN। इस वेबसाइट पर जाकर हम तलाश करें तो हमारा डिटेल्स मिल जाएगा। 2002 में रजिस्टर है। अब अगर 2002 के रजिस्ट्री में हमारा नाम है तो BLO को
हमारे घर के अफराद का भी नाम जोड़ सकते हैं उसमें। अगर एक आदमी का भी नाम है, हस्बैंड का नाम है, तो वाइफ का, बच्चों का भी जो बालिग हैं, वोटर्स के वोट डालने के काबिल हैं, तो उनका नाम यहाँ से आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर 2002 के लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है बताऊंगा। और जो नौजवान बच्चे होते हैं जो 1987 के बाद पैदा हुए हैं 1 जुलाई से, तो उन लोगों को वोटर्स कार्ड होकर 2023 में भी वोट डाले भी हों या 2025 में भी वोट डाले हों, 24 में वोट डाले हों, फिर भी उनको क्या करना है कि इसमें इंक्लूड करने के लिए उन लोगों को वालिद का या वालिदा का एक का वोटर्स कार्ड का रजिस्टर्ड नंबर डालना है, या नहीं तो उनके डॉक्यूमेंट दिखाना है कि वो रजिस्टर्ड वोटर थे। ये नौजवानों के लिए। अगर 2004 के जो बच्चे उसके बाद जो पैदा हुए हैं उनको अगर वो अभी वोट डाल भी चुके हैं पिछली मरतबा, फिर भी उनको क्या करना है, वालिदैन दोनों का भी वोटर्स कार्ड का डिटेल्स मुहैया करना है, तब ये भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये रिवीजन में क्या है, ये 4 कैटेगरीज बना के रखे हैं। 2002 में रजिस्टर्ड हैं, आसानी से हो जाएगा। उसके रजिस्टर्ड नहीं है, वो डाल चुके हैं, कार्ड भी है, अगर अभी एंट्री नहीं दिख रही है रजिस्टर में, तो उनको क्या करना है, सबूत मुहैया करके वो नाम फिर से पक्का कर लेना है, कंफर्म करना है। ठीक है, इसलिए 2002 का अगर आपके पास पुराना वोटर्स कार्ड है तो उसे ढूंढ के तलाश करके रेडी रखिए कि उसमें पता चल जाता है, उसके पीछे लिखा होता है पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, पोलिंग बूथ भी। तो अगर नया कार्ड हो तो पुराना कार्ड भी तलाश कर रखने से आसानी हो जाती है। अभी क्या है, इलेक्शन कमीशन 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आमतौर पर दिखाया जाता है। इतना ही नहीं है, कर्नाटक में शनाख्ती के लिए, आइडेंटिटी के लिए इसमें से कोई एक कार्ड भी हो तो काफ़ी है। इसमें क्या क्या आता है, आधार कार्ड भी कबूल है, शहरियत के लिए नहीं, वो अल्टीमेट सिटीजनशिप तो नहीं है, मगर आधार कार्ड भी गुड आइडेंटिटी प्रूफ। उसके साथ पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड अगर हो तो, या सरकारी मुलाजिम हो तो, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हो तो उनका आइडेंटिटी कार्ड, और पेंशन, जो किसी के पास पेंशन कार्ड है, बुक है, तो उसमें भी तस्वीर के साथ हो तो उसको भी कबूल किया जाता है आइडेंटिटी के लिए। तो जिन लोगों का नाम 2002 के रजिस्टर में नज़र नहीं आ रहा है, तो ये लोग ये कार्ड देकर नाम एंट्री करा सकते हैं। और दूसरा, रेसिडेंस प्रूफ भी देना पड़ता है। ये ऊपर जो दिया गया है शनाख्त आइडेंटिटी का, ये नहीं, 1 डॉक्यूमेंट इज एनफ, एक डॉक्यूमेंट काफ़ी है। अभी रिहाइश का देने के लिए रेशन कार्ड, बिजली का बिल लेटेस्ट होना है, पानी का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन, मोबाइल, और बैंक पासबुक में फ़ोटो के साथ जो दिया जाता है एड्रेस वो, या इवन लीज एग्रीमेंट अगर रजिस्टर किया हो गया हो घर का वो, या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, सेल डीड की सर्टिफिकेट है तो उस पर, ये जो भी बिल दिया जाता है उसका 6 से 12 माह के लेटेस्ट होना है, बहुत पुराना नहीं चलेगा। तो इसमें ये देने से ये रेसिडेंस प्रूफ भी मिल जाता है। तो रेसिडेंस प्रूफ की वजह से कौन से पोलिंग बूथ में ये रजिस्टर्ड वोटर बन सकते हैं उसका तय किया जाता है। अगर ये माइग्रेट होकर आ गए, पिछली बार कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थे या दूसरे पोलिंग बूथ में थे, यहाँ थे, तो इन लोगों का नाम उधर नहीं रहेगा। जब रिहाइश के लिए यहाँ आएंगे तो यहाँ का प्रूफ मांगेंगे, तो आपको बताना पड़ा 2002 में मैं वो उस इलाके में था, अभी इधर आया हूँ, उसके प्रूफ के साथ ये देने से रेसिडेंट प्रूफ आपका वोट उधर से इधर शिफ्ट कर लेंगे, वो उधर डिलीट करेंगे, इधर इंक्लूड कर लेंगे। और अगर किसी को छोटे जो बच्चे हैं ना 87 के बाद पैदा होने वाले 2002 के 4 के, उनके लिए यहाँ की शोहरियत का देना ज़रूरी है प्रूफ। इसके लिए क्या है, उनको बर्थ सर्टिफिकेट देना है या स्कूल के SSL से सर्टिफिकेट देना है, या नहीं तो मार्क्स कार्ड, TC जो भी है वो, पासपोर्ट देना है। वो उस तरह से उनको ये बच्चे हिंदुस्तानी शहरियत के कबूल किए जाएंगे। तो उम्र का सबूत भी 18 और 21 ईयर्स के जो बच्चे हैं जो नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं, 18 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं कि वोटर्स के लिए, तो वैसे बच्चे भी क्या कर सकते हैं, पैदाइश का सर्टिफिकेट तो कंपल्सरी हो गया, इन लोगों का आसानी से बन जाता है और मिल भी जाता है, वो सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, SSLC और 10वीं का कार्ड देने से हो जाता है। और BLO को ये डॉक्यूमेंट के साथ जब वो आएगा, तैयार रहेंगे, तो आसानी से काम हो जाएगा, तो तमाम डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। इसको मिलत सोसाइटी की जानिब से ये तमाम मसाजिद को, इदारों को
ये पैम्फलेट की सूरत में पहुंचाया जाएगा, या नहीं तो इन व्हाट्सअप नंबर जो देंगे कांटेक्ट करने से ये एक पैम्फलेट की तरह उसमें पोस्ट कर देंगे। मसाजिद वालों से, इदारों वालों से गुजारिश है कि इसका प्रूफ एक प्रिंट निकाल कर अपने नोटिसों पे चपका कर दें कि आवाम को भी मालूमात हो जाएगी। और कोई चाहते हैं कि वो काम जिम्मेदारी लेके करना चाहते हैं तो मिलत कम्युनिटी सेंटर आने पे उनको ट्रेन किया जाता है कि इस तरह ये कोई जो अफराद जो जानकारी नहीं रखते, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को किस तरह कंप्यूटर में चेक करना है वो असिस्ट करेंगे वो यहाँ आने पे, या कोई जिम्मेदारी से करना चाहे अपने इदारों में, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह जाकर कैंप डालकर अपने इलाके में कर सकते हैं। ऐसा शिकायत होती रहती है कि सिस्टम के हिसाब से हम चल रहे हैं मगर हमारे बहुत मदद नहीं मिलती सिस्टम से। तो ऐसे लोग जो जानते हैं कि हम वोट डाले थे, रजिस्टर्ड वोटर कार्ड भी है हमारे पास, मगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, नाम टैली नहीं हो रहा है, 2002 में गायब हो कर दिया गया है, तो ऐसे लोग क्या करना है, फॉर्म 6 लेकर उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर नाम गायब भी हो गया है तो घबराना नहीं है, नाम की शमूलियत एंट्री कराने के लिए फॉर्म 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी करा सकते हैं या BLO आने के पास भी तभी करा सकते हैं। तो बेहतर है BLO विजिट करने के पहले ही अगर आप फॉर्म 6 करके एंट्री कर लेने से आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर घर पे कोई इंतकाल कर चुके हैं या यहाँ से शिफ्ट होके चले गए हैं, वो आपकी जानकारी में है, तो आप फॉर्म नंबर 7 देकर उसमें नाम डिलीट करा सकते हैं क्लैरिटी के लिए। और फॉर्म 8 में क्या है, करेक्शंस कुछ हो तो फॉर्म 8 यूज़ करके, स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा हो जाती है कभी, तो आपके डॉक्यूमेंट में नाम सही रहता है। वोटर्स में नाम अगर गलत है तो करेक्शन कराने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वो फॉर्म नंबर 8 यूज़ करके कर सकते हैं। अगर बाजू के मोहल्ले में शिफ्ट होते एक बार पोलिंग स्टेशन बदल जाता है, उस वक्त फॉर्म नंबर 8A यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, BLO आके विजिट करेंगे, एक ही वक्त में सभी लोग मौजूद तो नहीं रहेंगे, कभी क्या है कि हाउस क्लोज, डोर बंद था बोल के चले जाते हैं। हमको चाहिए जितना हो सके BLO का नंबर लेके रख ले, वो इत्तला देगा, यानी तो हम ही कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि नो आई एम अवेलेबल। अभी सुप्रीम कोर्ट से क्या कर ताकीद कर दिए, एक विजिट में अगर नहीं है तो कैंसिल नहीं करना, एटलीस्ट 3 विजिट तो करना है यकीनी बनाने के लिए। तो हमको भी कभी चेस करना पड़ता है BLO को, और उसके कांटेक्ट करके उसके विजिट पे हमको ये तफसीलात देने से वही फाइनल होता है। आप हम तय करेंगे कि हम ये ऑनलाइन में अपलोड कर देंगे, ये ज़रा मुश्किल ही लगता है। जब पर्सनल विजिट में BLO को कॉन्फ्रेंस में लेकर डॉक्यूमेंट मुहैया करने से जो यकीनी बनती है वो परफेक्ट होती है। तो इसलिए आपको मोहतियात रहकर BLO के विजिट का इंतज़ार करना है, या नहीं तो BLO के पास पहुँच कर काम करना है। अगर BLO के खिदमत से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं, तो हम क्या करना है, ERO के पास पहले अर्जी देना है कि हमारा नाम मिस हो गया है, कोशिश के बावजूद इंदराज नहीं हो रहा है, रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। तो ERO के पास जाके तफसीलात देने से उसका नेक्स्ट लेवल है, BLO का नेक्स्ट लेवल, ये मुमकिन है ये मसला हल कर दे। अगर इससे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसका नेक्स्ट लेवल है DEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, उसके पास हम शिकायत कर सकते हैं कि हमारा नाम कोशिश के बावजूद इंदराज नहीं हो रहा है। इसके बाद भी अगर नहीं रहे तो चीफ इलेक्शन इलेक्टोरल ऑफिसर CEO, तो स्टेट का एक होता है, उसके पास भी हम शिकायत कर सकते हैं। अगर यहाँ भी काम नहीं बना तो फाइनली क्या है, कर्नाटका हाई कोर्ट, वहाँ पे एक रिट डाल सकते हैं कि हमारा वोटिंग राइट है वो से हमसे महरूम किया जा रहा है। तो यहाँ पर जाकर कोर्ट से हम डायरेक्शन लेके अपना नाम इंदराज करा सकते हैं। ठीक है, अभी जो लोग कंप्यूटर एक्सेस है, इंटरनेट एक्सेस है, BLO तक का इंतज़ार नहीं करना चाह रहे, तो इनके लिए एक रिमाइंडर है, ये अपने डायरेक्ट अपने तरफ से आप इंटरनेट खोलिए, co.karnataka.gov पर जाइए, वहाँ पे स्क्रॉल करने से व्यू इलेक्टोरल रोल्स करके आएगा,
वहाँ पे क्लिक करने से इलेक्टोरल रोल 2002 करके आएगा। यहाँ पे यही बेस है, बुनियाद है। वहाँ पे जाके क्लिक करने से डाउनलोड करके आएगा। डाउनलोड करके आप अपना नाम और वोटर आईडी तलाश कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, जब ये इलेक्टोरल 2022 जाएंगे तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट तलाश करना है उधर, बेंगलोर, कोलार या जो भी है। उसके बाद असम वाली कॉन्स्टिट्यूंसी तलाश करना है, उसमें पार्ट नंबर तलाश करके डाउनलोड करने से आपको अपना इलाके का डेटा मिल जाएगा। वहाँ पे अपना नाम तलाश कर सकते हैं। अगर आपका नाम मौजूद है तो कोई डॉक्यूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, नोट कर लेना है पार्ट नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, 2022 में क्या डिटेल्स लिखा हुआ है, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट करके रख लीजिए। और बीएलओ को जब आएगा तो उसे देने से वो लिंक कर देगा, उसको मैपिंग कहते हैं। अगर आपका नाम नहीं है इसमें 2002 के रजिस्टर में करने से, तो आप क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो दिखाएगा पिछली बार प्लेस ऑफ बर्थ और डेट। और जो बच्चे 1987 के हैं वो बताया गया है कि माँ बाप के साथ का डॉक्यूमेंट इनका लिंक करने से हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट तो पहले बता दिया गया है। तो होप आप सब लोगों को ये बुनियादी जानकारी मिल गई है। अगर कुछ डाउट हैं तो पूछें, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मेरी मालूमात में है तो बताऊँगा। एलिजिबल वोटर, न्यू वोटर इनसाइड द कंट्री नहीं है, आउटसाइड द कंट्री, तो उसको वोटर लिस्ट में डालना चाहिए ना? अभी वो इसको साबित करना पड़ेगा कि वो बाय बर्थ ही इज़ एन इंडियन सिटीजन, पासपोर्ट है, इंडियन सिटीजन का है, नाम रजिस्टर नहीं किया गया है पहले। न्यू वोटर ही हैज टू रजिस्टर 18 इयर्स एंड अबव इंडियन सिटीजन। नहीं, उसके लिए वो पर्सन मौजूद होना ज़रूरी है। ओवरसीज में रहेगा तो नहीं हो सकता, ऑनलाइन करके वहीं पे नहीं हो सकता, और उनको लिंक भी करना पड़ेगा उनके पेरेंट्स के कार्ड से। हाँ वो तो करेंगे, लेकिन पेरेंट्स, मेरी बच्ची अभी दुबई में है, तो वेदर शी शुड बी हियर और वी कैन डू इट ऑन आवर बिहाफ, वो चेक करना पड़ेगा। मेरे भी उतना डेफिनेट तो नहीं है, फिर भी क्या है, ये ऑनलाइन में जो रजिस्टर कराते हैं पेरेंट्स के से लिंक करना पड़ा है। और सबमिट कर सकते हैं। आपकी तफसीलात के बाद इतना तो इल्म हुआ कि कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एसआईआर के खिलाफ जो हवा खड़ा किया गया था वो उसकी असल वजह क्या है कि इससे खतरा है, वो है, ये है। कई लोग एसआईआर पर जो मामूर थे वो उन्होंने खुदकशी कर ली, ये क्या है? ये परेशानी क्यों है? ये अक्सर क्या होता है, अगर हम खुद अपने गिरेबान में देखें तो, मेरा खुद का मिसाल देता हूँ। हमारे वालिद का इंतकाल हो गया 2 साल, ठीक है, हम खुद वॉलेंट्री जाके उनका नाम डिलीट नहीं कराते, इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते। तो जब लोग विजिट करके जाते हैं तो दादा का नाम, बाप का नाम सब ऐसे ही दर्ज होता है उनके रजिस्टर में। तो ये सब क्या है, तो मिसयूज़ करके दूसरे जाके वोट डाल देते हैं उनके। तो ये जानकारी ना रहने से, जब ये गहराई से जो कर रहे हैं ये रिविज़न, तो जाके देखते हैं कहाँ है, बताइए मौजूद है या नहीं है। तो बाद में उनका नाम डिलीट करने से ऐसे तादाद ज़्यादा हो गई है डिलीशन में। दूसरे क्या है, माइग्रेट हो जाते हैं, वहाँ के कार्ड देके फिर वहाँ भी एक रजिस्टर करा लेते हैं। तो यहाँ पे एक आदमी का 2 जगह 3 जगह मौजूद होना नहीं है, मगर रजिस्टर में नाम रहता है। 2002 केस में देखने से वहाँ भी है, अभी मुंतकिल हो गए हैं वो दूसरी जगह, वहाँ भी रहता है। तो कहीं एक जगह डिलीट करने से फिर वो लाखों की तादाद में चला जाता है। तो ये जो गहराई से कर रहे हैं, जानबूझ के डिलीट तो नहीं है, अगर डिलीट भी किया गया है तो इस वजह से कि जो दस्तावेज दिए गए वो नाकाफ़ी हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, या नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक है, या लोग गलत इसे काहिली से, सुस्ती से जाके रजिस्टर नहीं करा रहे, तो इसलिए नाम डिलीट हो रहे हैं।